वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पूर्व वीडियो में अपन ने समतल से संबंधित कुछ सूत्र देखे थे। अभी सूत्र और बकाया है। वैसे आज सबसे पहले अपन सूत्रों के बारे में जानेंगे, जो फार्मूले इसमें लागू होंगे आपको जो याद करने हैं वो, और उसके बाद में कुछ अपन प्रश्न भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मूल बिंदु से जो समतल के ऊपर लंब खींचा जाता है वो जहां आकर के मूल बिंदु से मिलता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, अर्थात मूल बिंदु से समतल पर खींचे गए लंब पाद को ज्ञात करना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या उसके निर्देशांक आएंगे वो अपन सबसे पहले देखेंगे। इसके लिए आपको कौन कौन सी बातों की जरूरत पड़ेगी। यहां पर देखिए, यदि मूल बिंदु से खींचे गए लंब के दिक् कोसाइन, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं एल एम एन हो तथा इस लंब की लंबाई डी हो, डी या वैसे आपने पी संकेत ज्यादा काम में लिया था, पी यहां पर कर लेना, पी हो तो लंब पाद के निर्देशांक एलपी एमपी एनपी होंगे। ये आप मौखिक रूप से याद रखिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा पूछे जाते हैं या शॉर्ट में 1 अंक तक के प्रश्न। वैसे आप निकालने की विधि भी चाहो तो आप लगा सकते हैं इसमें, बाकी आपको याद रखना है इसमें कि ये निर्देशांक इसके ये बनेंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें नोट करना है वो दो रेखाओं के सहतलीय होने का प्रतिबंध। दो रेखाओं के सहतलीय यानी कोप्लेनर होने का प्रतिबंध। दो रेखाएं कब जो है वो एक ही तल के ऊपर मौजूद होंगी, एक ही सतह पर मौजूद होंगी, तम समतल एक ही हो, उस एक पर ही होनी चाहिए। तो अपन दोनों स्थितियों में देखेंगे, जब कार्तीय रूप में इसके समीकरण दिए हों रेखाओं के और सदिश रूप में समीकरण दिए हों, तो दोनों स्थितियों में क्या प्रतिबंध बनेगा जिससे कि वो एक ही तल के ऊपर मौजूद हों। पहली स्थिति, यदि रेखाओं के समीकरण R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 तथा R बराबर A2 प्लस म्यू B2 हो। आप ये समीकरण पढ़ चुके हैं पहले। ये पहली वाली जो रेखा है R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये उस बिंदु से होकर जाती है जिसका स्थित सदिश A1 है और सदिश B1 के समांतर है। ये रेखा उस बिंदु से होकर जाती है जिसका स्थिति सदिश A2 है और सदिश B2 के समांतर है। ये दोनों एक ही समतल पर स्थित हों। इसके लिए फिर सीधी सी बात है कि आपने दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी थी, न्यूनतम दूरी निकालनी, वो सीखी थी। उसके लिए सूत्र था, उसमें आपके देखिए सूत्र में ध्यान होगा आपके इस तरह से था वो कि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 और बटे में इस B1 क्रॉस B2 का जो परिमाण या मापांक इस तरह से था, इसका निरपेक्ष मान, ये दूरी थी। आपके ध्यान होगा सूत्र में। अगर रेखाएं एक ही तल के ऊपर मौजूद होंगी और वो समांतर नहीं है तो निश्चित रूप से वो प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद करने की स्थिति में उनके बीच की जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, वो 0 हो जाएगी। और इसके 0 होने के लिए ये 0 हो जाना चाहिए, तो यही प्रतिबंध आ जाएगा।
तो दोनों रेखाएं सहतलीय यानी कोप्लेनर होंगी यदि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0। ये प्रतिबंध है आप दोनों रेखाओं के सहतलीय होने के संबंध में आप याद रखेंगे। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई दी हुई रेखाएं सहतलीय हैं कि नहीं, इस बात की जांच कीजिए, तो जांच करने के लिए फिर आप ये मान निकाल करके और ये इसका जो बाह्य पक्ष है इसको सरल कर लेना। अगर ये 0 आ जाता है तो सहतलीय है और यदि 0 नहीं आता है तो सहतलीय नहीं है। इसी तरह से कार्तीय रूप की स्थिति, दूसरी स्थिति इसमें यदि रेखाओं के समीकरण x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C1 तथा x माइनस x2 अपॉन A2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन B2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन C2 हो, तो ऐसी स्थिति में पहले इन रेखाओं के संबंध में फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह से होती है। ये रेखा बिंदु x1 y1 z1 से जाती है और इसके दिक् अनुपात a1 b1 c1 है। ये रेखा बिंदु x2 y2 z2 से होकर जाती है और इसके दिक् अनुपात a2 b2 c2 है। और इसके बीच की दूरी भी आपने निकालने का सूत्र सीखा था। आपके ध्यान होगा ऊपर आप एक सारणिक बनाते थे उस सूत्र में, जिसकी प्रथम पंक्ति जो पहली पंक्ति थी वो x2 माइनस x1 x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और नीचे उसकी पंक्ति जो होती थी वो आपके a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरह से होती थी। मैं आपके सूत्र लिख देता हूं एक बार, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इस तरह से तो ऊपर सारणिक होता था और नीचे आपने इसके मान बनाए थे जैसे वो b1 c2 माइनस b2 c1 इसका होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर और प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर, इस तरह से सूत्र था आपके। तो दूरी में सीधी बात है कि ये भी आपके अगर ये एक ही तल के ऊपर मौजूद है तो ये डिस्टेंस इसके बीच की तो 0 हो जाएगी अगर ये समांतर नहीं है तो, और उसके 0 होने के लिए सारणिक 0 हो जाना चाहिए, यही इसका प्रतिबंध बन जाएगा। हो तो दोनों रेखाएं सहतलीय होंगी यदि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये बराबर 0 हो। ये प्रतिबंध आपको याद रखना है। इसमें इन रेखाओं के लिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ये लागू होती है स्थिति तो दोनों रेखाएं सहतलीय हैं, अगर ये लागू नहीं होती तो दोनों रेखाएं सहतलीय नहीं है, ये आपको याद रखना है। एक बार आप इन दोनों सूत्रों को नोट कर लीजिए, अपन नेक्स्ट सूत्र फिर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करना। दोनों स्थितियों में देखेंगे जबकि सदिश रूप में समतल का समीकरण दिए हों और कार्तीय रूप में समतल के समीकरण दिए हों। सबसे पहली स्थिति सदिश रूप की लेते हैं। पहली स्थिति, यदि एक समतल का समीकरण r डॉट n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू q1 तथा दूसरे का समीकरण r डॉट n2 इज इक्वल टू q2 हो, तो दोनों के बीच का कोण
थीटा होने पर कॉस थीटा, देखिए सूत्र लिखने से पहले स्थिति अपनी क्लियर कर लेते हैं। ये वो समतल है जिसके अभिलंब सदिश n1 है और ये वो सदिश है जिसके अभिलंब सदिश n2 है। तो जिनके जब समतलों के बीच में जो कोण बनेगा उतना ही उनके अभिलंबों के बीच में भी कोण बनेगा। तो वास्तव में कोण तो n1 और n2 के बीच का ज्ञात किया जाएगा और दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना आप सदिशों में ही सीख चुके हैं, रेखाओं में भी आपने सीखा था। तो आप यहां पर है इन n1 और n2 के बीच का जो कोण है उस वाला ही सूत्र ये लिख लेंगे, बस ये लो यहां, ये सूत्र हो जाएगा इस तरह से। आप इसमें इसका धनात्मक मान निकाल लेना क्योंकि मान दोनों आ सकते हैं, प्लस और माइनस के। कोण तो वैसे देखिए दोनों तो प्रकार के बनते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ एक जो धनात्मक वाला न्यून कोण है वही लेना है। तो ये मान आप इसमें cos थीटा के रूप में निकालेंगे। दूसरी स्थिति जानने से पहले अपनी इसके बारे में कुछ अन्य बातें देखते हैं कि दोनों समतल यदि लंबवत होंगे परस्पर तो क्या स्थिति होगी, और दोनों समतल परस्पर समांतर होंगे तो क्या स्थिति होगी। स्थिति देखते हैं इसमें। उपर्युक्त दोनों समतल समांतर होंगे यदि, देखिए समतल अगर दोनों समांतर होंगे तो उनके जो अभिलंब है वो भी परस्पर समांतर ही होंगे। तो दो इसमें सदिशों में समांतर वाली जो शर्त है वो आप लगा देंगे। शर्त आपने दो तरह से पढ़ रखी है, एक तो इस तरह से n1 बराबर लेमडा n2, या तो ये लागू होगा, या यूं भी कह सकते हैं कि n1 क्रॉस n2 बराबर 0, क्योंकि समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। तो दोनों स्थितियों से आप इस प्रतिबंध को देख सकते हैं। तथा लंबवत होंगे यदि, अगर समतल दोनों परस्पर लंबवत होंगे तो उनके अभिलंब सदिश हैं वो भी परस्पर लंबवत होंगे। यदि n1 सदिश और n2 सदिश दोनों परस्पर लंबवत होंगे तो लंबवत वाली शर्त लगा दो, n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों के दोनों प्रतिबंध आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। विशेष करके ये प्रतिबंध काफी काम आता है आपके लंबवत वाला, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी ये समांतर वाले भी आप जरूर याद रखिए, ये दोनों भी। अब कार्तीय रूप की स्थिति देखते हैं। यदि दूसरी स्थिति में यदि एक समतल का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा दूसरे का a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 हो, तो दोनों के बीच का कोण थीटा होने पर कॉस थीटा बराबर, देखिए स्थिति यहां पर भी वही है। समतलों को आप जानते हैं ये व्यापक रूप में समीकरण है, तो कार्तीय रूप में होते हैं वो व्यापक रूप में समीकरण कहलाते हैं। इसमें आपके ये a1 b1 c1 उस अभिलंब के दिक् अनुपात है जो कि समतल के अभिलंब है, समझ लो, यानी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। और यहां a2 b2 c2 इस समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। तो वास्तव में जितना कोण समतलों के बीच में बनेगा उतना ही अभिलंबों के बीच में बनेगा, जैसे कि आपने सदिश रूप में देखा था। तो इस सदिश के दिक् अनुपात a1 b1 c1 है, इसके a2 b2 c2। और इस तरह से जब दो सदिशों के दिक् अनुपात आपको दिए हुए होते हैं तो आप जानते हैं उनका दो रेखाओं के बीच के दिक् अनुपात हो चाहे दो सदिशों के दिक् अनुपात, एक ही बात है, दो रेखाओं के दिक् अनुपात दो सदिशों के, तो उनके बीच का कोण निकालने वाला ये सूत्र लगेगा इसमें, यानी a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 और बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये बात आप निकाल लीजिए। और जिस तरह से आप इस तरह के सूत्र में समांतर की और लंबवत की शर्तें पहले भी पढ़ चुके हैं, वही शर्तें देखिए यहां भी लागू होंगी। उपर्युक्त दोनों समतल समांतर होंगे यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तथा लंबवत होंगे यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये शर्तें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वही शर्तें हैं। अच्छी तरह से आप इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये समांतर की शर्त और ये लंबवत की शर्त, इस तरह से दोनों आपको शर्तें, दोनों प्रतिबंध आपको ध्यान में रखने हैं इनके। आप इनको एक बार नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपन एक रेखा और एक समतल के बीच में जो कोण बनता है उसको कैसे ज्ञात किया जाए। दोनों स्थितियों में देखेंगे, जबकि रेखा का और समतल का दोनों समीकरण सदिश रूप में हो, और दूसरी स्थिति जब दोनों के कार्तीय रूप में हो। पहली स्थिति, यदि रेखा का समीकरण R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी तथा समतल का समीकरण R डॉट N इज इक्वल टू Q हो, तो दोनों के बीच का कोण थीटा होने पर, अब जरा स्थिति एक बार देखिए। समतल आपके दे रखा है ये, जिसका कि अभिलंब सदिश, यानी समतल के अभिलंब है ये सदिश n। ये रेखा है जिसका समांतर सदिश ये है। देखिए यहां पर स्थिति थोड़ी इस तरह से अब चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक बार एक चित्र से थोड़ा समझा दूं कि जैसे ये मान लीजिए समतल है और इधर से ये मान लीजिए एक रेखा है, ये रेखा जा रही है, और इस रेखा और इस समतल के बीच में कोण से क्या तात्पर्य है। यहां पर है ये रेखा, इस समतल का एक देखिए ये अभिलंब है जैसे इधर, तो वास्तव में तो जो कोण आपके इसके बीच में, रेखा और समतल के बीच में जो कोण बनने वाला है, उसका सिस्टम इस रेखा और इस अभिलंब के कोण से मतलब होगा कि यहां पर जो अभिलंब इस समतल के अभिलंब है उसमें और रेखा की सदिश के समांतर है। मान लीजिए उसके थोड़ा अपन इसको तिरछा रेखा को बना देते हैं ऐसे, जैसे ये मान लीजिए यू इस तरह से है, ये स्थिति बना देते हैं। ये मान लीजिए आपके इस तरह से एक कोई सदिश जा रहा, उसके समांतर है ये बी सदिश के समांतर, ये आपके एन है, ये सदिश जो समतल के अभिलंब है। तो स्थिति यहां पर इसके समतल के और रेखा के बीच में जो कोण की स्थिति है उसको अपन यहां इस समांतर सदिश और इस अभिलंब सदिश से जोड़ेंगे। यहां आपके कोण तो ये बनता है इनके बीच में, हिसाब से इधर से नीचे की तरफ जो बनता है वो, जो कि कोस थीटा के रूप में अपन लेते हैं। लेकिन जो उनके बीच में कोण बनेगा वो 90 माइनस थीटा की स्थिति में आ जाएगा, और 90 माइनस थीटा की स्थिति में आने का मतलब ये कोस थीटा की बजाय फिर ये साइन थीटा की स्थिति हो जाएगी। ये कोण बनेगा इसके बीच में, तो ये 90 माइनस थीटा यानी कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा के बीच में हो जाए, साइन थीटा के रूप में। बाकी सूत्र वैसे ही लगेगा दोनों सदिशों का, जैसे बीच के कोण का लगता है वैसे ही। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन और बटे बी का परिमाण इंटू एन का परिमाण, ये सूत्र लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा,
कि यहाँ अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ये रेखा और समतल के बीच का कोण निकालने में साइन थीटा निकाला जाता है, न कि कॉस थीटा। साइन थीटा के रूप में आता है ये, क्योंकि ये कॉस 90 माइनस थीटा की स्थिति बनती है। यहां लंबवत की और समांतर की शर्तें देख लीजिए। यदि रेखा और समतल समांतर हों तो रेखा और समतल दोनों समांतर होंगे, तो रेखा जिस सदिश के समांतर है वो सदिश और इसका अभिलंब सदिश परस्पर लंबवत हो जाएंगे। रेखा और समतल समांतर होने के कारण से ये बी और एन सदिश ये परस्पर लंबवत हो जाएंगे, तो लंबवत वाली शर्त लग जाएगी इसमें बी डॉट एन बराबर 0 तथा परस्पर लंबवत होंगे तो एक सदिश, फिर ये आपके अगर ये लंबवत होंगे तो फिर ये सदिश आपस में समांतर हो जाएंगे बी और एन जो है वो, तो बी बराबर लैम्डा एन या बी क्रॉस एन इज इक्वल टू 0। ये शर्त आप इसमें से याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि ये अन्य शर्तों में से बिल्कुल उलट हो जाती हैं। उलट स्थिति जो समांतर की शर्त जैसे होती थी वो इसमें लंबवत की बन जाती है, जो लंबवत की शर्त होती थी वो इसमें समांतर की शर्त बन जाती है। इसलिए आप थोड़ा इसमें ध्यान से इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से कार्तीय रूप की स्थिति अपन लेते हैं। यदि रेखा का समीकरण x माइनस x1 बटे a y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c तथा समतल का समीकरण, यहां थोड़ा मैं दूसरे संकेत ले रहा हूं, कैपिटल में ले रहा हूं आपके, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 हो तो दोनों के बीच का कोण थीटा होने पर साइन थीटा इज इक्वल टू, वही बात है, कोण आपके साइन थीटा के रूप में ही आएगा, क्योंकि जैसी स्थिति आप जानते हैं कि यहां पर है ये ए बी सी इस रेखा के दिक् अनुपात है और यहां ये ए बी सी जो है वो इसके अभिलंब के दिक् अनुपात है, तो वास्तव में जो कोण है रेखा और समतल के बीच बनेगा उसको 90 में से घटा करके उतना ही कोण जो है वो आपके रेखा और इस अभिलंब के बीच, रेखा का जो समांतर सदिश है उसके और अभिलंब के बीच में बनेगा। यानी जो जैसे उसमें सदिश में आपने देखा था सदिश रूप में बी और एन के बीच में बनता था, बिल्कुल वैसी स्थिति इसमें बनेगी। तो यहां पर वास्तव में साइन थीटा का मान आएगा, ये जो कुल मिलाकर के वो आएगा वो, और जो स्थिति आप इनके बीच के कोण की निकालते हैं वो वैसे ही है। इस तरह से ये a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी और बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये और लंबवत की और समांतर की शर्तें वैसे देख लो, रेखा और समतल समांतर होंगे यदि जैसे लंबवत की शर्त होती थी वो समांतर की शर्त बन जाएगी, तथा लंबवत होंगे यदि a अपॉन a इज इक्वल टू बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी। इस तरह से ये शर्त आपके बन जाएगी कुल मिलाकर के लंबवत होने की और समांतर होने की शर्त है, ये शर्त और ये शर्त, ये याद रखिएगा।
ये शर्तें देखिए बिल्कुल उलट हो जाती हैं। जो समांतर की शर्तें बनती थी वो लंबवत की बन जाती है, जो लंबवत की जैसे होती थी वो समांतर की बन जाती है। रेखा और समतल की जब बात आती है तो कोण जो cos थीटा के रूप में निकालते थे वो यहाँ पर sin थीटा के रूप में निकलेगा। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। आप ये सूत्र नोट कर लो। ये सबसे पहले देखिए, आप एक समतल की किसी बिंदु से दूरी निकालना। समतल से बिंदु की दूरी निकालने से मतलब यह है कि उस बिंदु से उसके लंबवत दूरी कैसे निकाली जाती है। दोनों स्थितियों में देखिए सूत्र, यदि समतल का समीकरण R₀n बराबर Q, इस तरह से मान लीजिए ये समीकरण आपको दे रखा है, तो बिंदु जिसका स्थिति सदिश A हो से समतल की दूरी ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी स्थिति है। जिस बिंदु से दूरी निकालनी हो उसका स्थिति सदिश मालूम होना चाहिए, अगर सदिश रूप में आपको समतल का समीकरण दिया है तो। और फिर बिल्कुल सामान्य सी विधि है, ये जो स्थित सदिश बिंदु का है, इस स्थित सदिश को आप सदिश R की जगह रख दीजिए। यहां पर जैसे अपन मान रखते हैं समीकरणों में, वैसे ही आपको सदिश A का मान सदिश R की जगह रखना है। तो मान जब रखोगे तो इस तरह से बन जाएगा ये A₀n, और इस Q का पक्षांतर कर लो इस दिशा में, और बटे ये जो n सदिश है इसके मापांक का भाग दे दो और इसका निरपेक्ष मान ले लो। निरपेक्ष मान, ये स्थिति हो जाएगी। अगर ये बिंदु मूल बिंदु हो, यानी जिससे आपको दूरी निकालनी है वो बिंदु यदि मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के मतलब उसके स्थित सदिश शून्य होता है, तो ये पर 0 हो जाएगा। यह आ जाएगा Q/n का मापांक, सीधा ये आ जाएगा उत्तर इसका। दूसरी स्थिति में देखिए, यदि समतल का समीकरण कार्तीय रूप में ले रहे हैं, ax + by + cz + d बराबर 0 हो, तो यहां निर्देशांक लेंगे बिंदु के x1 y1 z1 से दूरी बराबर, बिल्कुल सामान्य विधि है। आप इस समतल में सभी पदों को बाईं ओर रखना। अगर बाई चांस ऐसे कोई अचर का पद दाईं ओर हो तो आप उसको बाईं ओर ले आना पक्षांतर करके। सबसे पहला काम होगा x1 y1 z1, ये x y z की जगह रखोगे। x की जगह x1 का जो मान है वो रखोगे, y की जगह y1 का जो मान है वो रखोगे, z की जगह जो z1 का मान है वो रखोगे। सबसे पहला काम ये होगा, यानी ये स्थिति बन जाएगी ax1 + by1 + cz1 + d, और फिर आपको ये जो है x y z के गुणांक हैं, इन गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग देना है इस तरह से, और इसका निरपेक्ष मान लेना है। ये सूत्र आप दोनों काम में लेंगे जबकि आपको किसी बिंदु की समतल से दूरी निकालनी हो। ये आप नोट कर लीजिए, और इसके साथ बाद में अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बुक में क्वेश्चंस आप देखिएगा, मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, केवल नंबर लिख रहा हूं उसका। आपकी एक्सरसाइज 11.3 11.3 के प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, और इसमें आपको पहले प्रश्न में जो आपको बातें ज्ञात की वो लिखा ये है कि निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी और वहीं से जो समतल का अभिलंब है उसके दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा है z = 2, यह समीकरण दी है। समतल का समीकरण है z = 2। देखिए आपको विधि मैंने बताई थी वैसे
कि आप इसे अभिलंब रूप में बदलेंगे। अगर मूल बिंदु से संबंधित जो आपकी लंबाई, इसके लंब की लंबाई निकालनी है, मूल बिंदु से अभिलंब खींचा गया है उसकी लंबाई निकालनी है और उसके दिक कोसाइन निकालने हैं, तो वो आपके समतल के समीकरण में अभिलंब रूप में होते हैं। अभिलंब रूप में बदलने के लिए सबसे पहला काम तो आपका ये होगा आपका कि जो अचर पद है उसको आपको दाईं ओर रखना है और बाकी एक्स वाई जेड के जो पद है वो बाईं ओर रखने हैं। देखिए इसमें ऑलरेडी पहले से स्थिति है, अपने को चेंज नहीं करनी है। दूसरा काम फिर ये है कि एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक और जेड का गुणांक इनके वर्ग करने हैं, योग करना है, वर्गमूल लेना है। यहां पर आपके एक्स का गुणांक 0 है, वाई का गुणांक 0 है, जेड का गुणांक 1 है, तो 0 का वर्ग 0, फिर 0 का वर्ग 0 और 1 का वर्ग 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, वर्गमूल भी 1 ही आएगा, तो 1 का इसमें भाग देना है। यानी ये सीधा आपके अभिलंब रूप में भी समीकरण यही हो जाएगा। यही समीकरण अभिलंब रूप में होगा। अतः अभिलंब के दिक कोसाइन फिर सीधे सीधे आपके जो एक्स वाई जेड के गुणांक बनेंगे वो हो जाएंगे, क्योंकि अभिलंब रूप में समीकरण LX प्लस MY प्लस NZ बराबर P ये होता है। तो यहां LX MY ये दोनों पद तो 0 है, तो L और M के मान तो 0 होंगे, 0 0, और Z का गुणांक 1 है तो 1 हो जाएगा। और जो लंब की लंबाई है P, जिसको P से लिखते हैं, वो बराबर 2 हो जाएगी। यह स्थिति होगी। इसी तरह से देखिए अपन इसमें सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके जो प्रश्न दिया हुआ है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। यह समतल का समीकरण है, समतल का समीकरण। इसमें भी देखिए आपके अचर पद पहले से ही दाईं ओर है, आपको मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अचर पद दाईं ओर ही है। और यदि बाएं से दाएं ले जाते समय एक बात और भी ध्यान रखना, अगर बाई चांस बाईं ओर हो, दाईं ओर ले जाना पड़े और चिन्ह उसका माइनस बन जाए तो सबसे पहले प्लस बनाना है उसको, यह भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें एक्स वाई जेड के गुणांक है, यहां अंडर रूट एक्स, एक स्क्वायर एक्स का गुणांक 1 है, वाई का स्क्वायर या गुणांक का स्क्वायर और जेड के गुणांक का स्क्वायर सभी 1 1 है। ये अंडर रूट 3 आएगा। इसका भाग देने पर, भाग जब दोगे ये बन जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3 एक्स प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 वाई प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 जेड बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। ये आपके मैं फॉर्म लिख देता हूं, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू P स्वरूप, ये स्वरूप बन जाएगा। अतः दिक कोसाइन जो आपको ज्ञात करने इसमें, वो दिक कोसाइन तो हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3 तथा अभिलंब की लंबाई यानी P का जो मान है वो बराबर हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3। इस तरह से एक क्वेश्चन देखिए, चलो अपन और ले रहे हैं इसमें, जैसे 2x प्लस ये इसमें दिया है, सी वाला प्रश्न है, ये वैसे ABC लिख रखे हैं इन्होंने, नंबर 1 2 3 न लगा करके। सी वाले प्रश्न में है 2x समतल का समीकरण, समतल का समीकरण 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। ये है, ये आपके वही स्थिति आपको करनी है। इसमें x y z के जो गुणांक हैं उनके वर्ग कीजिए, योग कीजिए, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और प्लस माइनस 1 का वर्ग, 4 9 13 1 14 आएगा। इसका भाग देने पर भाग जब दोगे तो 2 बटे अंडर रूट 14 एक्स, 3 बटे अंडर रूट 14 वाई माइनस 1 बटे अंडर रूट 14 जेड इज इक्वल टू 5 बटे अंडर रूट 14। अतः दिक कोसाइन, दिक कोसाइन तो हो जाएंगे 2 बटे अंडर रूट 14
3/√14 माइनस 1/√14 तथा अभिलंब की लंबाई जो P का मान आएगा वो बराबर हो जाएगा 5/√14। एक क्वेश्चन और है इसमें, वैसे आप वो खुद कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट ही है। जैसे पहले वाला प्रश्न आपको ए वाला बताया था, बिल्कुल उसी तरह से है, ये आप स्वयं करके देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। देखिए, जिस प्रश्न में आपको मूल बिंदु से दूरी दे रखी हो, तो मूल बिंदु से दूरी सिर्फ आपके अभिलंब रूप में ही होती है समतल में। आपको ये बताया था कि ये जो स्वरूप है, ये इसमें ही ये दूरी होती है मूल बिंदु से, बाकी और दूसरे किसी समीकरण में जो है इस तरह से मूल बिंदु से दूरी नहीं होती है। ये आपके अभिलंब सदिश जो है वो मात्रक सदिश है मूल बिंदु से खींचा हुआ, और यहां आपके कोई भी एक अभिलंब सदिश दे रखा है, तो इसका सबसे पहले आप मात्रक सदिश बनाओगे। अब n कैप बराबर n में मापांक n इसका भाग दोगे, यानी आपको 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप इसमें भाग देना है इसके मापांक का, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ये 9 ये हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा, 34 और ये 36 ये हो जाएगा, तो 34 और 36 70 बन जाएंगे। तो √70 का इसमें भाग लग जाएगा। इस तरह से, और अब ये n कैप बन गया, तो आप इस रूप में सदिश समीकरण लिख सकते हो। दूरी P आपको सीधे दे रखी है प्रश्न में, ये ध्यान रखिएगा, ये P का मान है आपके, ये जो मान है ये P का है। अब समतल का समीकरण r.n कैप बराबर P से होगा r.3/√70 i कैप 5/√70 j कैप माइनस 6/√70 k कैप इज इक्वल टू 7। आप चाहो तो इस √70 से इधर मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक से सरल टाइप से हो जाएगा, और इस तरह से उत्तर छोड़ो तो इस तरह भी छोड़ सकते हो, ये भी स्वीकार्य है। ये प्रश्न देख लीजिए आप अच्छी तरह से। और इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर अपन 3 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निम्नलिखित समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी सदिश रूप में आपको समीकरण दे रखे हैं, कार्तीय समीकरण बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अपन पहला समीकरण लेते हैं इसमें, समतल का समीकरण r.i प्लस j माइनस k बराबर 2, इस तरह से लिखा हुआ है। और इसको कार्तीय रूप में बदलने के लिए बिल्कुल आसान सी विधि है, आपको पहले भी रेखा के मामले में बताई हुई है। ये r की जगह पर आप xi प्लस yj प्लस z के ये रख दो, r बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप रखने पर ये हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट ये सदिश यू का यू i प्लस j माइनस k और बराबर 2, और ये गुणा कर लो। अदिश गुणनफल में आप जानते हैं i कैप के जो गुणांक उनकी गुणा हो जाएगी, j कैप और j कैप के गुणांक की गुणा हो जाएगी, k कैप और k कैप के गुणांक की गुणा हो जाएगी। तो यहां पर ये x और ये 1 गुणा किया तो x हो जाएगा, y और 1 y हो जाएगा, z और -1 माइनस z हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ये कार्तीय रूप में समीकरण आ जाएगा। इसमें आपके जितने भी 2-3 प्रश्न हैं कुल मिला के ये सभी आप इसी विधि से करना। केवल आप r की जगह पर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप लिखना है और इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या स्थिति पूछी गई है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में
मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब समतल का समीकरण आपको दिया है, समतल का समीकरण, समतल का समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0। आपको देखिए लंब पाद के निर्देशांक, मूल बिंदु से लंब पाद के निर्देशांक निकालने के लिए, जैसा कि सूत्र बताया था अभी कुछ देर पहले, कि आपको मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब के एक तो दिक् कोसाइन ज्ञात होने चाहिए, नंबर 2 उस अभिलंब की लंबाई भी ज्ञात होनी चाहिए। और ये दोनों बातें आपको समतल के अभिलंब रूप में मिलती हैं। तो आप सबसे पहले इस समतल को अभिलंब रूप में बदलिए। अभिलंब रूप में बदलने के लिए सबसे पहले आपको जो अचर पद है वो दाईं ओर ले जाना होगा। देखिए इसको दाईं ओर ले जाइए, ये समीकरण बदल के इस तरह से हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। नंबर 2, इस पद को यदि माइनस का है तो प्लस का बनाइए। तो यहां तो ये पहले से प्लस का है, ये तो माइनस का है नहीं, इसलिए अपने कोई दिक्कत नहीं है। फिर x के गुणांक, y के गुणांक और z के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग दीजिए। अब अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 4 और 9 13, 13 और ये 16, ये हो जाएंगे अंडर रूट 29 आएगा इसका भाग देने पर। इसका जब भाग देंगे आप तो 2 बटे अंडर रूट 29x प्लस 3 बटे अंडर रूट 29y प्लस 4 बटे अंडर रूट 29z बराबर 12 बटे अंडर रूट 29। ये आपके एल एम एन के मान होंगे, ये पी का मान होगा। अतः मूल बिंदु से खींचे गए अभिलंब के दिक् कोसाइन एल बराबर 2 बटे अंडर रूट 29, एफ बराबर 3 बटे अंडर रूट 29 और एन बराबर 4 बटे अंडर रूट 29 तथा अभिलंब की लंबाई यानी P ये बराबर होगी 12 बटे अंडर रूट 29। और आपको सीधा मैंने सूत्र बता दिया था निर्देशांकों का। अतः लंब पाद के निर्देशांक, अब लंब पाद के निर्देशांक LP, MP, NP होंगे। अर्थात कर लो इसकी LP, MP और NP गुणा, इस P से इन तीनों की गुणा कर लो तो ये 2 बटे अंडर रूट 29 और 12 बटे इसकी तो गुणा आ जाएगी 24 बटे अंडर रूट 29, नीचे से अंडर रूट हट जाएगा 24 बटे 29 हो जाएगा। ये 3 और 12 36 गुणा हो जाएगा, नीचे 29 हो जाएगा। और ये 4 और 12 48 हो जाएगा और नीचे 29 हो जाएगा। ये उस लंब पाद के निर्देशांक बनेंगे जो कि मूल बिंदु से समतल पर खींचा जाएगा। आपको इस प्रश्न में भी 3-4 प्रश्न दिए हुए हैं, सभी में आपको यही विधि अपनानी है कि सबसे पहले आप दिए गए समीकरण को अभिलंब रूप में बदलिए। अभिलंब रूप में बदलने की विधि आपको मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं कि पहले अचर पद को दाईं ओर ले जाइए। अगर वो दाईं ओर ले जाने से बाई चांस ऋणात्मक बन जाए माइनस का, तो उसको पॉजिटिव बनाइए, धनात्मक बनाइए, यानी माइनस से गुणा करके। यदि पहले प्लस का ही है तो कोई बात नहीं है। और फिर एक्स वाई जेड के जो गुणांक है उनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल लेकर उसका भाग दीजिए। बाई तरफ एक्स वाई जेड के जो गुणांक बनेंगे वो एल एम एन होंगे, यानी दिक् कोसाइन होंगे उस अभिलंब के। और दाईं ओर जो संख्या बन जाएगी वो पी का मान होगा अभिलंब की लंबाई। और फिर सीधे एल पी, एम पी, एन पी ये उसके निर्देशांक हो जाएंगे। लंब पाद के मान रख कर इनका मान निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक और ले रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यह दिया है इसमें आपके। पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन देखिए इस तरह से है ये आपके, बिंदु
1 0 -2 से होकर समतल जाता है और समतल के अभिलंब सदिश जो है, समतल के अभिलंब सदिश आप n से लिखते हैं, वो बराबर है i + j - k। ये इसके अभिलंब सदिश है। और आपको सदिश रूप में और कार्तीय रूप में दोनों में आपको समीकरण निकालने हैं। तो सदिश रूप में समीकरण निकालने के लिए तो आपको बिंदु का तो स्थित सदिश पता होना चाहिए। आप इसको स्थित सदिश में चेंज कर लो और n आपको पहले से सदिश रूप में दे रखा है। तो सबसे पहले केवल ये स्थित सदिश बदलिए। यहां बिंदु का स्थिति सदिश जो कि आप ए से लिखते हैं, वो बराबर हो जाएगा i कैप, और ये 0 है तो इसलिए साथ j वाला पद 0 हो जाएगा, और यहां -2k कैप। जो निर्देशांक है उनके साथ i कैप, j कैप, k कैप लगा दो, ये सीधा आपके सदिश बन जाएगा, स्थित सदिश। अब समतल का समीकरण, समतल का सदिश समीकरण, यह देखिए आपके जो मैंने अदिश गुणांक रूप बताया था वो समीकरण आपको प्राप्त होगा, और उसका सूत्र था r.n = a.n। ये स्थिति आपको सूत्र में बताई थी, आप सीधे यह मान रख लो, अर्थात r.i + j - k = a की जगह i - 2k डॉट i + j - k। ये इधर तो आपको कोई गुणा करना ही नहीं है, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और इधर ये गुणा हो जाएगी। i कैप और i कैप के गुणांक की गुणा 1 होगी, k कैप की गुणा जो 2 हो जाएगी, यानी ये समीकरण जो बन जाएगा आपके r.i + j - k = 3। ये तो हो गया सदिश रूप में। कार्तीय रूप में आपको इस समीकरण को ज्ञात करना है तो दोनों विधियां हैं आपके पास में। देखो, कार्तीय रूप में आपको यह बताया गया था कि भाई आपको उस बिंदु के निर्देशांक पता होने चाहिए। बिंदु के निर्देशांक आपको पता है 1 0 -2, ये x1 y1 और z1 होंगे, और फिर उसके अभिलंब के दिक् अनुपात मालूम होने चाहिए। अभिलंब सदिश ये है तो इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे 1 1 और -1। ये मान होंगे ए, बी और सी के, जो अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और देखिए सदिश रूप को भी चेंज कर सकते हो। सदिश रूप में सीधे सीधे है r की जगह आप xi + yj + z के रख दो। यहां r बराबर xi कैप + yj कैप + zk कैप रखने पर रखिए, देखिए आपको समीकरण मिलेगा xi कैप + yj कैप + zk कैप डॉट i + j - k = 3। ये गुणा कर लो, x + y और -z, x + y - z = 3। ये कार्तीय रूप में समीकरण आ जाएगा। देख, कार्तीय रूप में डायरेक्ट आपको जब अगर बिंदु और वो दिए हों तो निकालने की विधि अलग से बता देता हूं मैं, ये सदिश रूप की बजाय। मतलब आप इस विधि से भी आप इसको कर सकते हो। समतल बिंदु 1 0 -2 से जाता है, ये तो आपके x1 y1 z1 का काम करेगा। पुनः समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात, जो इसके अभिलंब सदिश है, उसमें i कैप, j कैप, k कैप के गुणांक देख लो कितने कितने दे रखे हैं, 1 1 और -1 ये दे रखे हैं। ये a b c होंगे। अब
समतल का कार्तीय रूप में समीकरण होगा, समीकरण वाला सूत्र आपके ध्यान होगा इस तरह से, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। इसकी सहायता से ए का मान 1, ये आपके ए बी सी है, ये ध्यान रखिएगा। x माइनस एक्स वन का मान 1 प्लस b का मान 1 है, y माइनस वाई वन का मान 0 है, प्लस c का मान -1 है, z माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन, जेड प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। इसको सरल कर लो, ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस y और माइनस जेड और माइनस 2 बराबर 0, यानी x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। ये कार्तीय रूप में इस तरह से समीकरण आ जाएगा। आपको बिंदु दिए होने पर और अभिलंब के दिक् अनुपात दिए होने पर आप कार्तीय रूप में डायरेक्ट भी इसको ज्ञात कर सकते हो। ये आपके समतल की स्थिति हो जाएगी इस तरह से इसमें। और आप इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लीजिए। आपको 3 बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट सूत्र बताया हुआ है, आप उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले आप सूत्र शो करोगे कि बिंदुओं x1, y1, z1, x2, y2, z2 तथा x3, y3, z3 से जाने वाले या इन बिंदुओं को समाहित करने वाले समतल का समीकरण होता है x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन और z3 माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट इसमें आप मान रख करके सारणिक बना लीजिए। अतः दिए गए बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण होगा x माइनस 1, ये x1 है, ध्यान रखिएगा, ये y1 है, y माइनस 1, ये z1 है, z प्लस 1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 6 माइनस 1, y2 माइनस y1 4 माइनस 1, ये इधर z2 माइनस z1 माइनस 5 प्लस 1 बन जाएगा। इसी तरह से ये x3 माइनस x1 माइनस 4 माइनस 1, y3 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 1 और z3 माइनस z1 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्थिति बन जाएगी मान रखने के बाद में। और देखिए सरल करके लिखते हैं x माइनस 1, y माइनस 1, z प्लस 1, 5, 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 3 प्लस 4 बराबर 0। सरल कीजिए, देखिए इसको प्रथम पंक्ति आगमन के साथ हम इसे प्रसार कर रहे हैं अपन। ये तो x1 माइनस 1 सबसे पहले लेते हैं अपन, x1 माइनस 1 और इसके गुणा करेंगे, ये छोड़ दो, ये 4 थी, 12 माइनस 12, फिर इसके साथ में माइनस का चिन्ह लेंगे, y माइनस 1, आप इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दो, ये 20 माइनस 20 और प्लस z प्लस 1, इस स्तंभ और इस पंक्ति को छोड़ दो, माइनस 15 प्लस 15 बराबर 0। आप देखिए ध्यान से, ये सारे पद इधर 0 हो जाएंगे, इंप्लाइज दैट 0 बराबर 0, यानी कोई समीकरण नहीं मिलेगा। अर्थात इस प्रकार का
कोई समतल संभव नहीं है, यह उत्तर हो जाएगा इसका। आप इसके एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें आपके, वो आपको इसी तरह से हल करके देखना है। हालांकि मैं उस क्वेश्चन में आपको एक अन्य विधि और बताऊंगा अभी, एक विधि मतलब इसी की, अगर आप सारणी का प्रयोग नहीं करते हैं तो मैं आपको सेकंड विधि बताऊंगा, वो सेकंड क्वेश्चन में है। आप उसके बिंदु देखिए कौन कौन से आपको दिए हुए हैं उसके, उसमें आपको बिंदु दे रखे हैं 1 1 0, ये तो आप नोट कर लीजिएगा। और अगले जो समीकरण उसमें 1 1 0 इस तरह से ये बिंदु दिया है। दूसरा बिंदु दिया है 1 2 1 1 2 1, और तीसरा बिंदु दिया हुआ है -2 2 -1 -2 2 -1, इससे गुजरता है। देखिए मैं आपको सेकंड विधि बताने जा रहा हूं कि बिना सारणी का प्रयोग किया आप इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। समतल के समीकरण में चूंकि आपको उसके अभिलंब के दिक् अनुपात चाहिए, इसलिए आप सबसे पहले अभिलंब के दिक् अनुपात मानेंगे। माना अभीष्ट समतल के अभिलंब के, उसके अभिलंब के दिक् अनुपात चाहिएंगे आपको। ए बी सी है, ये आपने मान लिया। अब इस आपने इसमें पहले वाला बिंदु ले लो, वैसे कोई सा भी ले सकते हो, पाबंदी नहीं है कि पहले वाला लो, कोई एक बिंदु ले सकते हो। उस बिंदु से होकर जाने वाले और इस अभिलंब के दिक् अनुपातों वाले किसी भी समतल का समीकरण, जो आपको समीकरण बताया हुआ है, एक बिंदु और अभिलंब के जब दिक् अनुपात दिए हो तो कैसे लिखते हैं। अब बिंदु 1 1 0 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होगा। सूत्र आपके ध्यान होगा, मैं एक बार फिर लिख देता हूं, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इसकी सहायता से आप लिखेंगे ये, देखें a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू जेड माइनस 0 बराबर 0। इसको थोड़ा सरल कर लीजिएगा, समीकरण आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी जेड, और ये बाकी पद जो है ये आप इसी तरफ रख लो, माइनस ए माइनस बी, और ये 0 हो जाएगा सी वाला बराबर 0। ये आप इस तरह से समीकरण लिख लो एक बार और इसको डाल दो जैसे नंबर 1। अब ये समतल इस बिंदु से भी जाता है, इस बिंदु से भी जाता है। समतल 1 बिंदु 1 2 1 से गुजरता है, अतः आप एक्स वाई जेड की जगह ये मान रखे इस समीकरण में, तो आपके ये जब आप मान यहां पर रखोगे तो ये हो जाएगा ए, वाई की जगह जब आप 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2b, यहां सी की जगह आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, जेड की जगह रखेंगे तो हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इससे एक समीकरण मिल जाएगी आपको b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये समीकरण। पुनः समतल 1 बिंदु -2 2 1 से गुजरता है, अतः यहां पर भी ये मान रख लो। देखो ये मान चाहो तो आप इसको समीकरण में बनाकर एक सीधे इसी को बना लिया करो, चाहे 1 नंबर समीकरण। ये जरूरी नहीं कि आप इसको सरल करके लिखें, आप डायरेक्ट यही बना लिया करो। देखो इसको चाहे समीकरण, जैसे देखो मैं आपके सीधे इसी में मान रख के बता रहा हूं आपको, x की जगह -2 रखोगे तो -3a हो जाएगा, y की जगह 2 रखोगे यहां पर तो 2 - 1 प्लस b हो जाएगा, और z की जगह यहां पर जब -1 रखोगे तो -c हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
चाहे डायरेक्ट यही रख लिया करो और इसको बनाते हो तो इसमें रख लिया करो, बाद में सरल करके लिख देना समीकरण को। आपको दो समीकरण मिलेंगे इस तरह से, उन दोनों समीकरणों में आपको वज्र गुणा की विधि लगानी है। समीकरण 2 और 3 में वज्र गुणन द्वारा, वज्र गुणन द्वारा देखिए यहां पर यह समीकरण जो है इसको आप इस तरह से मानेंगे कि 0a प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह से। और यह समीकरण -3a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप इन समीकरणों की स्थिति देख करके आप वज्र गुणा करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे a बटे, और आप इस a वाले पद को छोड़ देंगे और ये गुणांक लगाएंगे 1 गुणा -1, -1 आएगा और उसमें से घटाओगे इन दोनों के गुणांकों का गुणनफल, ये 1 आएगा, ये -1 -1 बराबर b बटे, आपको क्रम चेंज करना है गुणा में, या तो b का चिन्ह माइनस लेना, अन्यथा क्रम चेंज करना। b वाले पद को छोड़ करके, जैसे पहले अपन ने ये गुणनफल फिर बाद में ये लिया था, आप पहले ये गुणनफल लोगे -3 और इसमें से घटाओगे तो 0 हो जाएगा, तो -3 ही आएगा, -3 -0। c बटे पहले वाला ही क्रम, इसको c वाले पदों को छोड़ दोगे, इसका इसका गुणनफल जो आपके वो 0 हो जाएगा और ये -3 बनेगा, घटाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 0 -3 इस तरह से। और उसको बराबर किसी भी राशि के मान लेना यू, यानी a बटे -2 बराबर b बटे -3 बराबर c बटे 3 बराबर k, इंप्लाइज दैट a बराबर -2 के, b बराबर -3 के और c बराबर 3 के। ये मान आप सीधे इस समीकरण में यहां रख देना। अतः समतल का अभीष्ट समीकरण होगा, यहां पर एक ही जगह रखिए, देखिए आप यहीं पर रख रहा हूं मैं मान, बजाय इसके इसमें रख रहा हूं -2k इंटू x -1 -3k इंटू y -1 प्लस 3k इंटू z -0 बराबर 0। इस k का तो दे दो भाग और बाकी कर लो ये गुणा, k का भाग देके भाई गुणा करोगे तो 2x माइनस का प्लस 2 -3y प्लस 3 और प्लस 3z बराबर 0। इसमें x के गुणांक को तो आप धनात्मक बना लेना, तो यहां माइनस से गुणा कर देंगे, बाकी पहले इनको वैसे सरल कर लो, -2x -3y प्लस 3z, और ये 2 और 3 5 हो जाएगा, ये प्लस 5 बराबर 0, या 2x प्लस 3y माइनस 3z -5 बराबर 0। इस विधि का प्रयोग आप इस पहले वाले प्रश्न में जो आपको बताया था, जिसमें कि वो कोई समतल नहीं आया था, उसमें भी आप कर सकते हो इस विधि का प्रयोग, और वो सारणिक वाली जो विधि बताई थी वो भी आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। आज तो अपन इस प्रश्नावली को अब यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।